हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2019 एग्ज़ाम। जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है 2019 का, उस क्वेश्चन पेपर को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक स्कॉल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। जो ब्लैक स्कॉल हाइपोथेसिस है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, operating leverage, financial leverage and the neutrality of dividend policy। और इसको हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, ब्लैक सॉल्स परिक्रमा संबंधित है समविच्छेदन बिंदु विश्लेषण से, उत्तीय उत्तोलक से, परिचालन उत्तोलक से, लाभांश नीति की उदासीनता से। So the right answer is Black-Scholes hypothesis is related to neutrality of dividend policy. Next question is the cost of preference share capital is not adjusted for taxes because first option it is tax free, next it is only a charge against profit, next it is not an appropriation of profit, next it is not charge against profit but an appropriation of profit। हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, अधिमान अंश पूंजी की लागत में कर के लिए संयोजन नहीं किया जाता है क्योंकि ये कर मुक्त है, इसे केवल लाभों के विरुद्ध चार्ज किया जाता है। ये लाभों का नियोजन नहीं है, इसे लाभों के विरुद्ध चार्ज नहीं किया जा सकता, किंतु ये लाभों का नियोजन है। So the right answer is D. It is not charge against profit but an appropriation of profit। इसे लाभों के विरुद्ध चार्ज नहीं किया जा सकता, पर ये लाभों का नियोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द yield to maturity YTM, बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YTM? दैट इज yield to maturity। द yield to maturity is a measure of bond rate of return that consider first option both net present value and capital gain or losses, next only interest income, next both net present value and interest income, and the last option is both interest income and any capital gain or losses। राइट आंसर इज परिवक्ता मूल्य एक ब्रांड की प्रत्यात दर की मापन है जो काम में लेता है फर्स्ट शुद्ध वर्तमान मूल्य और कोई भी पूंजी लाभ या हानि दोनों को, नेक्स्ट केवल ब्याज आय को, नेक्स्ट शुद्ध वर्तमान मूल्य और ब्याज आय दोनों को, लास्ट ऑप्शन इज ब्याज आय और कोई भी पूंजी लाभ या हानि दोनों को। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? द yield to maturity is a measure of bond rate of return that consider both interest income and any capital gain or losses। Next question, the present value of a financial decision can be defined as first the difference between the present value of cash inflow and the present value of cash outflows, next the difference between profit after tax and operating profit, next the summation of present value of cash inflows and the present value of cash outflows, and the last option is the summation of profit after tax and operating profit। हिंदी में आपका क्वेश्चन रहेगा, एक वित्तीय निर्णय के शुद्ध वर्तमान मूल्य को परिभाषित किया जा सकता है फर्स्ट रोकड़ अंतर्वहन के वर्तमान मूल्य और रोकड़ बहिर्वहन के वर्तमान मूल्य के मध्य अंतर, नेक्स्ट कर पश्चात लाभ और प्रलाचन लाभ के मध्य अंतर, नेक्स्ट रोकड़ अंतर्वह के वर्तमान मूल्य और रोकड़ बहिर्वह के वर्तमान मूल्य का योग, नेक्स्ट कर पश्चात लाभ और प्रचालन लाभ का योग। So the NPV of a financial decision is defined as you know, NPV का फुल फॉर्मूला क्या रहता है आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। सो द ऑप्शन नंबर 1 दैट इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, NPV, PI, IRR ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो
तो आप इन सब से एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है ये सब टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन sample size is less than 30 and the population standard deviation is known. Next, the sample size is less than 30 and population mean is known. The sample size is 30 or less than the population mean is unknown. Next, the sample size is 30 or less and the population standard deviation is unknown. तो हिंदी में क्या रहेगा, टी प्रशिक्षण काम में लिया जाता है। फर्स्ट, सैंपल का आकार 30 से कम हो और जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात हो। सैंपल का आकार 30 से कम हो और जनसंख्या का माध्य ज्ञात हो। सैंपल का आकार 30 या उससे कम हो और जनसंख्या का माध्य ज्ञात ना हो। सैंपल का आकार 30 या उससे कम हो और जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात ना हो। सो थिंक अबाउट इट, टी डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज करते हो? ये तो कंफर्म है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 रहेगा, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होता है, हमारा स्मॉल साइज ऑफ सैंपल के लिए होता है। बट हेयर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, सो द राइट आंसर इज सैंपल साइज इज 30 और लेस देन, बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। नेक्स्ट, with reference to banking, IMPS refers to, देखा फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। IMPS की फुल फॉर्म, NEFT की फुल फॉर्म, RTGS की फुल फॉर्म, CB की फुल फॉर्म, नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो एक बार जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उन सबसे गो थ्रू पक्का कीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो पाया मैं एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी रिगार्डिंग ऑल द फुल फॉर्म्स दैट आर रिलेटेड रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। सो IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। हिंदी में भी सेम ही रहेगा आपका। बैंकिंग के संदर्भ में IMPS क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट सर्विसेज, इंटरनेशनल पेमेंट, इनलैंड पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज और इनवॉल्व पेमेंट सर्विसेज। सो द राइट आंसर इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट, blank refers to the cash which bank have to maintain with the RBI as a certain percentage of the demand and the liability. ऐसा अमाउंट जो RBI को अपने पास संभाल के रखना पड़ता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, दैट इज़ योर SLR, दैट इज़ योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। सो द राइट आंसर इज कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज़ योर CRR। SLR में आप क्या करते हो? लिक्विड एसिड्स की फॉर्म में रिजर्व रखते हो, लाइक गोल्ड्स की फॉर्म में रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the contribution of financial system to the growth goes beyond increasing prior saving based investment. The statement is related to, जो ये statement है, the contribution of a financial system to a growth goes beyond increasing prior saving based investment, ये किसने बोली थी, किसके रिगार्डिंग है ये? फर्स्ट, ऑप्टिमम लिक्विडिटी थ्योरी, नेक्स्ट क्रेडिट फ्लो थ्योरी, नेक्स्ट क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी, या क्रेडिट इन्वेस्टमेंट थ्योरी। सो द राइट आंसर इज क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी। हु हेडेड द नाबार्ड रीजनल ऑफिस? नाबार्ड का जो रीजनल ऑफिस है वो उसका कौन मुखिया होता है? फर्स्ट, जनरल मैनेजर, नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या चीफ जनरल मैनेजर, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो द राइट आंसर इज चीफ जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न refer to the eventual fall in total revenue of a firm, total product of all the factors of production, या marginal product of variable factor, या total supply। उत्पत्ति ह्रास नियम का तात्पर्य किसकी अनवरत कमी से है? फर्स्ट, फर्म के कुल आगमन से, नेक्स्ट उत्पत्ति के सभी साधनों के कुल उत्पादन से, परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन से, या कुल पूर्ति से। सो द राइट आंसर इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इवेंचुअली फॉल्स इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये आपके जो 10 क्वेश्चन रहे हैं 2019 के HPSC के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग हमने वो सब डिस्कस किए हैं। अब हम आगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट,
an act of assigning value of a credit instrument by estimating or assessing the solvency and expressing them through predetermined symbol is called as. अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट वाज रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी रेटिंग या इंस्ट्रूमेंटल क्रेडिट रेटिंग या रिस्क रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग. सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एन एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यू ऑफ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बाय एस्टिमेटिंग और असेसिंग द सॉल्वेंसी एंड एक्सप्रेसिंग दैम थ्रू प्रीडिटरमाइंड सिंबल इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए. रीज़न क्या है? आपका जो क्रेडिट रेटिंग है, आपका जो सिबिल स्कोर है, उसके बिहाफ पे ही आपको हमेशा लोन मिलता है. अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंक बहुत ईजिली लोन प्रोवाइड कराता है. इफ़ यू डोंट हैव अ गुड सिबिल स्कोर तो आपको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा. रीज़न क्या है? क्योंकि बैंक कभी नहीं चाहता कि उसका क्या हो, वो आपको लोन देने के बाद आप NPA बन जाओ बैंक के लिए. NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. दैट मीन आप उनको कोई भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं करा रहे हो. तो सब बैंक क्या चाहते हैं? वो ऐसे कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराए जो ईजिली उनको लोन का अमाउंट रीपे कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच मैनेज collection of account receivable of a company on their behalf and bears the credit risk associated with those account. What is it? The options are venture capital fund, factors, commercial bank या फिर म्यूचुअल फंड. सो द राइट आंसर इज फैक्टर्स. हिंदी में क्या रहेगा? ये एक वित्तीय संस्थान है जो कंपनियों के निमित्त उनकी लेनदारियों को जोखिम के साथ उनका प्रबंधन और इकट्ठा करते हैं. ये क्या है? These are your factors. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स डू. मर्चेंट बैंक क्या करते हैं? रूरल बिजनेस फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग या कैपिटल मार्केट असिस्टेंस. जो मर्चेंट बैंक वो क्या करेंगे? रूरल बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, दैट मीन गाँव में फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं. कमर्शियल बैंकिंग करते हैं, दैट मीन कमर्शियल बैंकिंग का मतलब क्या हो? कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं. डेवलपमेंट बैंकिंग जो नाबार्ड का काम है, लाइक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं या कैपिटल मार्केट की असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं. सो द राइट आंसर इज मर्चेंट बैंक डू कैपिटल मार्केट असिस्टेंस. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज सिडबी. सिडबी की फुल फॉर्म्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. सो प्लीज़ इन सबसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा. सिडबी की फुल फॉर्म रहेगी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये कब सेटअप किया गया था? 1983 में, 1992 में, 1991 में या 1989 में. सो द राइट आंसर इज सिडबी 1989 में सेटअप किया गया था. स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पूछा है. कब केम इनटू द फोर्स, कब फोर्स में आई ये नहीं पूछा. आपको दोनों डेट्स याद रखनी है. स्थापना कब हुई, दैट मीन सेटअप कब किया गया और फोर्स में कब आया. नेक्स्ट इज MSP. MSP हमने बहुत बार सुना है, वी नो. ये किसके रिगार्डिंग है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग है. MSP policy is an important step initiated by the government to improve the agricultural marketing system. What is MSP? MSP गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. तो MSP बेसिकली है क्या? फर्स्ट, मल्टी पर्पज सपोर्ट प्लानिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्लानिंग एंड नन ऑफ द अबव. So the right answer is MSP is minimum support price. MSP नीति का चालू करना सरकार द्वारा कृषि विपणन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण कदम है. MSP is multi-purpose support planning, minimum support price, maximum support planning, इनमें से कोई नहीं. So the MSP is minimum support price. Next is an investment that gives the investor a controlling interest in a foreign company. एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर को क्या देता है? कंट्रोल देता है फॉरेन कंपनीज में. तो दैट इज़ योर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, एक्सपोर्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट. सो द राइट आंसर इज अ इन्वेस्टमेंट that give the investor a controlling interest in a foreign company is foreign direct investment. That is FDI. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. NABARD नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रीजनल एंड द रूरल डेवलपमेंट.
Next question is, the theory about the relationship between inflation and interest rate is known as? Is known as fixed प्राइस, बेसिक बैलेंस, स्वैप या फिशर इफेक्ट. जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशन बताता है, दैट इज़ योर फिशर इफेक्ट्स. नेक्स्ट इज, इनकम इज नॉट टैक्स्ड until it remitted to the parent company as a dividend. इनकम जब तक टैक्स नहीं की जा सकी, जब तक उसको आप रेमिट नहीं कर देते पेरेंट कंपनी के पास एज अ डिविडेंड, तो दैट इज टैरिफ, टैक्स क्रेडिट, टैक्स डिफरल या टैक्स ट्रीटी. सो द राइट आंसर इज इट्स अ टैक्स डेफरल. फिर से देखो, फिर से एक फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका मतलब फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. तो प्लीज़ फुल फॉर्म्स अच्छे से कीजिएगा, जितनी आपसे अच्छे से हो सके. जितनी भी आपको फुल फॉर्म्स मिले, जितना भी आपको रैंडम में भी कहीं से भी कोई फुल फॉर्म मिले, न्यूज़पेपर से मिले, मैगजीन से मिले, या कहीं से भी रिगार्डिंग योर फाइनेंस, कॉमर्स या फिर इवन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, तो यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू फ्रॉम द ऑल द फुल फॉर्म्स. नेक्स्ट इज OAU मीन्स. OAU क्या है? An organization of African nation that is not concerned with the political than economic objective. Next option, an organization of American nation that is more concerned with political than economic objective. Next, an organization of Australian nation that is more concerned with political than economic objective. Last, an organization of all nation that is more concerned with political than economic objective. So OAU is an organization of African nation that is more concerned with political than economic objective. From the following, which is not a type of treasury bill, इनमें से कौन सा ट्रेजरी बिल का टाइप नहीं है? 182 days ट्रेजरी बिल, 14 days ट्रेजरी बिल, 364 days ट्रेजरी बिल या 62 day ट्रेजरी बिल. So the right answer is 62 days ट्रेजरी बिल. 14 days, 182 days and 364 days, ये सभी ट्रेजरी बिल के टाइप रहेंगे हमारे. पर जो 462 डेज ट्रेजरी बिल है, ये ऐसा कोई भी टाइप नहीं है हमारा ट्रेजरी बिल का. Next question, a statement that summarize all economical transaction between a country and the rest of world during a given period of time is balance of payment deficit, balance of scorecard और balance on the goods and the services. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक ऐसी स्टेटमेंट जो समराइज करती हैं सारी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स को बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कंट्री के साथ और बाकी के वर्ल्ड के साथ, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. Next is, a blank is a document issued by the carrier to acknowledge receipt of cargo for the punishment. Options are bill of exchange, bill of landing, bid या barter. So a bill of exchange is a document issued by carrier. A bill of landing is a document. बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे किसके रिगार्डिंग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग है, और जो कार्गो और शिपमेंट के रिगार्डिंग है, दैट इज अ बिल ऑफ लैंडिंग. A bill of landing is a document issued by carrier to acknowledge receipt of cargo for the shipment. So the option is option B. Next, the underpricing of export usually below cost or below the home country price is known as. इसका मतलब क्या हुआ? आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सस्ते प्राइस पे कर रहे हो और अपनी कंट्री में उन्हीं प्रोडक्ट्स को महंगे प्राइस पे बेच रहे हो. दैट मीन आप क्या कर रहे हो? अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सको और जो सब्सिडीज़ अवेलेबल है आप उन सबको अवेल कर सको. तो दैट इज़ नॉट गुड. तो इट्स अ पार्ट ऑफ डंपिंग, और गवर्नमेंट ने डंपिंग को बंद करने के लिए एंटी डंपिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है. दैट मीन जितना हो सके डंपिंग प्रैक्टिसेस को बंद करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटो अपनी कंट्री के लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना है. जब हमारी कंट्री के लोगों की डिमांड फुलफिल हो जाती हैं, देन वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द अदर कंट्री डिमांड्स. सो द राइट आंसर इज डंपिंग, दैट इज ऑप्शन 1. आफ्टर दैट वी हैव एम्बार्गो. मीन्स एम्बार्गो का अर्थ क्या है? First, the practice of using the indirect code for exchange rate.
A specific type of quota that prohibited all trade. A specific type of agreement that prohibited all trade. The practice of using the direct quota for exchange rate. So, the embargo is a specific type of quota that prohibited all trade. ये क्या करता है? सभी टाइप के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है. Next, an agreement between the country that has a goal of abolishing all tariff between the member country. जिसका मतलब क्या, वो सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स हटाना चाहते हैं, और अगर सारे ट्रेड बैरियर हटाना चाहते हैं दैट मीन फ्री ट्रेड चाहते हैं. सो दैट इज़ योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फाइन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. After that, we have which of the following is not the type of interview based on interaction pattern. First, structured interview, depth interview, panel interview या stress interview. So, कौन सा इंटरव्यू नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पैटर्न? सो द राइट आंसर इज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ पैनल इंटरव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट मैथड का मतलब क्या होता है? आप किसी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी की हेल्प से या फिर आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली एम्प्लॉय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो उनको रिक्रूट करने के लिए. सो द ऑप्शंस आर कॉल्ड एज कंसल्टेंसी फॉर्म्स, लेबर यूनियन, एम्प्लॉय रेफरल या जॉब फेयर. कंसल्टेंसी फॉर्म दैट मीन आपने थर्ड पार्टी की हेल्प ली. लेबर यूनियन में भी आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो. एम्प्लॉय रेफरल, अगर एम्प्लॉय रेफर करेगा तो भी थर्ड पार्टी की हेल्प आ जाएगी. सो द जॉब फेयर्स में आप क्या करोगे? जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करोगे. जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करना चाहती है वो डायरेक्टली वहाँ जाएंगी. जो स्टूडेंट्स अपने आप को क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वो वहाँ आएंगे. डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी वो होंगी. इसमें आपको थर्ड पार्टी की रेफरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो वी कैन से जॉब फेयर इज़ अ डायरेक्ट मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट. तो जॉब फेयर आपका क्या है? डायरेक्ट मेथड है आपके रिक्रूटमेंट का. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड. कौन सी टेक्निक नहीं है ह्यूमन रिसोर्स नीड को फोरकास्ट करने की? फर्स्ट, डेल्फी टेक्निक. नेक्स्ट, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस. नेक्स्ट, स्किल इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज वर्क टेस्ट स्टडी टेक्निक. तो कौन सी टेक्निक नहीं है फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड की? सो फ्रॉम दैट, स्किल इन्वेंट्री इज नॉट एन टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड. सो द ऑप्शन नंबर सी इज राइट. Next is spatially, human resource planning is a process by which an organization ensure that it has the right number and the kind of people at right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objective. Who gave this definition? ये definition किसने दी थी? Spatially, human resource planning is a process by which an organization ensure that it has the right number and right kind of people at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization to achieve its objective. लोग अच्छे से काम करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव कर सके. ये डेफिनेशन किसने दी थी? दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय David A. DeSanjo and Stephen P. Robbins. So option number C is right. Next question, that is the 30th question, is the method DMAIC. DMAIC की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है और ये भी पूछा गया है किसके रिगार्डिंग है. सो स्टार्टिंग में हम फुल फॉर्म करेंगे. DMAIC की फुल फॉर्म रहेगा D stands for define, M stands for measure, A stands for analysis, I stand for improve and C stand for control. So DMAIC is regarding the total quality management. So we can say DMAIC is a feature of total quality management. अभी हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग. अब हम और क्वेश्चन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Match the sellers 4P corresponding to the customer 4Cs as suggested by the Robert Lotborn. So first with product. Product is regarding with प्रोडक्ट किसके रिगार्डिंग रहेगा हमारा? कस्टमर की सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग. प्राइस किसके रिगार्डिंग रहेगा हमारा? कस्टमर कॉस्ट के रिगार्डिंग.
प्लेस किसके रिगार्डिंग, हमारा कन्वीनियंस के रिगार्डिंग, और प्रमोशन किसके रिगार्डिंग रहेगा, आपका कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग. सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस मैच द फॉलोइंग. आपका हिंदी में भी क्वेश्चन है, सेम चीज़ है. उत्पादन किसके रिगार्डिंग रहेगा हमारा, ग्राहक समाधान, मूल्य ग्राहक मूल्य के रिगार्डिंग, स्थान आपका सुविधा के लिए, और संवर्धन आपका संचार के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज. मॉडर्न मेथड आपका क्या रहेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ग्राफिक मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्रेडिंग मेथड, और या असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड. सो द राइट आंसर इज असेसमेंट बाय द रिजल्ट मेथड. नेक्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी हमारा, जैसे हमारी नीड हायर की थ्योरी किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी, वैसे टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी हमारी, हर्जबर्ग ने दी थी. इसमें हमारा हाइजीन फैक्टर थे और दूसरे कौन से फैक्टर थे हमारे, सेफ्टी फैक्टर्स थे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके ना होने से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते. टेलर ने आपका क्या दे रखा था, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और रूम में विक्टिम रूम ने क्या दे रखी है आपकी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड इनमें से कौन सा है, फर्स्ट जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, सिंडिकेटिंग, या जॉब रोटेशन. सो द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, सिंडिकेटिंग. नेक्स्ट इज अरेंज द एलिमेंट ऑफ 5 मेच्योरिटी लेवल ऑफ पीपल कैपेबिलिटी मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इन पांचों लेवल को आपको एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है. So let's start with first initial level, defined level, managed level, optimizing level या predictable level. अब हम इनको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करेंगे. फर्स्ट आपका क्या रहेगा, आपका इनिशियल लेवल. इनिशियल के बाद आप क्या करोगे, मैनेज करोगे चीज़ों को. सो वी हैव ए मैनेज लेवल, देन वी डिफाइन, सो वी हैव ए डिफाइंड लेवल, देन वी प्रिडिक्ट लेवल, देन वी हैव ए ऑप्टिमाइजिंग लेवल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. After that, next question is luxurious have. Luxury goods की डिमांड क्या रही, in elastic demand, that means elasticity is less than 1, या फिर elastic demand elasticity is greater than 1, unit elastic demand elasticity is equal to 1, या perfectly elastic demand elasticity is equal to infinity. सो आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, लग्जरी गुड्स के साथ आपकी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी. प्राइस में बहुत कम चेंज आता है, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड में उसमें बहुत कम चेंज आता है, क्योंकि इसमें क्या है आपकी, आप लग्जरी चीज़ों को तब खरीदते हो जब आपके पास बहुत पैसा होता है. दैट मीन आपका स्टेटस सिंबल को शो करने के लिए आप इसको खरीदते हो. तो लग्जरी गुड के साथ प्राइस के साथ बहुत रेयर इफेक्ट होता है, लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. वो नहीं सोचते ऐसा कि प्राइसेस कम आएंगे हम तभी खरीदेंगे. दे आर लाइक कि वी आर दैट मच रिच एनफ कि हमें जब भी गुड्स खरीदनी होगी हम तभी हम उस गुड्स को खरीद सकते हैं. सो वी कैन से लग्जरी गुड हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. अब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो भी रिलेशन है उसको बताना है. सो तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका, marginal revenue is equal to average revenue into elasticity of a demand minus 1 upon elasticity. So we can say इसका right answer क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज मार्जिनल कोस्ट. मार्जिनल कोस्ट किसके रिगार्डिंग रहेगी आपकी, एडिशनल कोस्ट. और एडिशनल कोस्ट का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ योर वेरिएबल कोस्ट. वेरिएबल कोस्ट का मतलब क्या होता है आपका, ऐसी कोस्ट जो वेरी करती रहती है, दैट मीन चेंज होती रहती है. अपॉर्चुनिटी कोस्ट दैट इज़ योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. दैट मीन आपके पास 2 ऑप्शन थे, उसमें से आपने एक को चूज़ किया और दूसरे को छोड़ दिया. देन वी हैव एवरेज वेरिएबल कोस्ट. जब आप टोटल वेरिएबल कोस्ट को कैलकुलेट करते हो तो उसको आउटपुट से डिवाइड करते हो, यू विल गॉट एवरेज वेरिएबल कोस्ट. टोटल फिक्स्ड कोस्ट, ऐसी कोस्ट जो फिक्स्ड रहेगी वो चेंज नहीं होगी, दैट इज़ योर टोटल फिक्स्ड कोस्ट. नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कोज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. इनमें से कौन सा कारण नहीं है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का. First, optimum combination of factor. Next, fuller utilization of fixed factor. Next, division of labor and specialization. Next is beyond optimum capacity use. तो इसका कौन सा आपका कोज नहीं रहेगा, दैट इज़ डी, दैट इज़ बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी
use. Next question, that is the 40th question, is रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपका रहेगा नेट प्रॉफिट इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, या एसेट टर्नओवर इंटू प्रॉफिट मार्जिन, या एसेट टर्नओवर इंटू नेट प्रॉफिट, या एसेट टर्नओवर इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो द राइट आंसर इज एसेट टर्नओवर इंटू प्रॉफिट मार्जिन। ये आपकी हो गई 40 क्वेश्चन। तो हमको 50 तक इस वीडियो में करेंगे, और बाकी के 50 क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी लंबी वीडियो को कंप्लीट कर पाना। तो आप एक वीडियो अभी कर लो और उसके बाद सेकेंड वीडियो जब अपलोड होगी आप सेकेंड वीडियो के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 41st क्वेश्चन इज द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज। क्या शो करता है? डिक्लाइनिंग। राइजिंग तो शो नहीं कर सकता, नेगेटिव शो करेगा, या जीरो भी शो नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कब होती है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब होती है? जब आपकी टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती रहती है। तो अगर ये डिक्लाइनिंग स्टेटमेंट शो कर रहा है, दैट मीन आपकी जो टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी नेगेटिव है, सॉरी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी आपकी जैसे जैसे कम होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती जाती है। नेक्स्ट इज एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड कट एक्स एक्सिस विल हैव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Have elasticity of supply is equal to 0. Next is, if two goods are complementary to each other, then the direction of cross elasticity will be. तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना एक के आप दूसरे को नहीं खरीद सकते, तो क्रॉस इलास्टिसिटी भी उनकी नेगेटिव ही रहेगी। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MR is less than AR in monopoly competition. Next is, if the percentage increase in the quantity of goods supply is smaller than the percentage increase in the price, the coefficient of price elasticity of demand is. The coefficient of price elasticity of demand is greater than 1. Option number C. Next is, a company maintain a margin of safety 25% current sales and earn a profit of 30 lakh per annum. If a company has a PV ratio 40% its current sale amounted to rupees. अब आपको सेल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। आप इस न्यूमेरिकल को खुद से कैलकुलेट करें, अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब स्क्रीन पे प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, तो अगर इफ़ यू वांट कि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगी। मैं भी आपका राइट आंसर बता देती हूँ, उसका राइट आंसर इसका क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, दैट इज़ 300 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट साइड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इट इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द फर्म इज लो। ऑप्शन नंबर सी। Next, which point help the management to determine the level of activity below which there are chances of insolvency on account of firm inability to meet a cash obligation unless alternative arrangements are made of? So, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा पॉइंट रहेगा? दैट इज अ कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ऑब्लिगेशन है, दैट वाज रिगार्डिंग द कैश ब्रेक इवन पॉइंट। Next is, the interrelationship of overall profitability ratio with other accounting ratio can be very well understood with the help of, कौन से चार्ट की हेल्प से? You can understand with the help of DO point chart. Next is, a machine sold for ₹60,000. कॉस्ट 50,000 थी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपकी 30,000 आई। द ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन विच साइड फॉर वट अमाउंट वाइल प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आप कितना अमाउंट शो करोगे? तो
जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आपने मशीन जितनी की बेची है दैट इज़ योर 60,000 रुपीज़, तो आप किसको आप शो करोगे एज अ सोर्स फॉर रुपीज़ 60,000 रुपीज़। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रही हैं दैट वाज रिगार्डिंग द 2019 क्वेश्चन पेपर। इसकी जो भी आंसर रहेंगे, क्योंकि इसमें टिक नहीं किए, मैंने वर्बली बताई हैं, बहुत सारे आंसर में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में इनके सभी आंसर्स के ऑप्शन शो कर दूँगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सेकंड का क्या रहेगा, थर्ड का क्या रहेगा, तो आप उन सब से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको और भी बहुत सारे इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।